हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल। आपका और मेरा खूबसूरत सा चैनल इजी मैथ पे। मेरा नाम पवन संडरिंग यादव है और आज हम लोग बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। देखिए, जो अभी 4-5 मिनट पढ़ाने जा रहा हूँ मैंने लेक्चर फर्स्ट में ही पढ़ा दिया था, बट डिजिटली उतना नॉलेज नहीं होने के कारण मतलब जब वीडियो अपलोड कर रहा था तो वो पोर्शन कट गया था, तो आज फिर से मुझे वो पढ़ाना पड़ रहा। और ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, ईमानदारीपूर्वक इस वीडियो का। जैसे कि हम लास्ट टाइम में बताए थे कि कोई भी मैट्रिक्स इस प्रकार दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 फिर कुछ भी दिया हुआ है 8 9 10, ठीक है। तो इसमें हम लोग नंबर ऑफ रो किसको बोलते हैं, मतलब रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, ये सब के बारे में हम लोग पता किए थे कि हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी डिजिट मैट्रिसेस के किसी भी डिजिट नंबर के अकॉर्डिंग जितने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं उसको नंबर ऑफ रो बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, जब लोग हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो सबसे पहला हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा खींचे, यही वाला ना। इसके बाद एक खींचे, इसके बाद एक खींचे, तो इसको ना हम लोग नामिंग दे देते हैं रो 1, रो फर्स्ट, और इसी को शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग क्या, R1, ठीक है। और ये दूसरा रो हो गया तो इसको लिखते हैं R2 और इसको लिखते हैं R3, ठीक है। और देखेंगे कि अगर हम जो वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं तो जो सबसे पहला वर्टिकल लाइन है कौन सा, यही ना। अरे यार, कोई भी एलिमेंट यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना, A11 का पोजीशन यहाँ होता है, तो सबसे पहला वर्टिकल लाइन कौन सा है, ए, उसके बाद ए, इसके बाद ए। तो कॉलम को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, C1 C2 और C3, ठीक है। समझ में आया। और हम जैसे कि पिछला क्लास में बताए थे कि कोई भी कितना भी ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स अगर बनाना है तो उसका जो अगर 3x3 का कोई मैट्रिक्स हमको बनाना है तो उसका जो सबसे पहला एलिमेंट होता है भाई वो A11 होता है। उसके बाद तरीका हम सिखाएं कि अगर एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएगा तो रो का नंबर ऑफ रो चेंज नहीं करेगा, मतलब इधर अगर इधर बढ़ाएंगे तो ये नंबर ऑफ इस डिजिट के अकॉर्डिंग एक वर्टिकल लाइन खींच पाते हैं तो कॉलम की संख्या बढ़ गई, ठीक है ना। तो इधर हो जाता है क्या, A12। और हमको कितना कॉलम तक जाना है, अरे यार किसी भी मैट्रिसेस का ऑर्डर लिखने का पोजीशन भी यही होता है, ठीक है। ये भी जान लीजिए कि पोजीशन नहीं होता है। और ये 3x3 क्या बतलाता है, मतलब हम बताते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो बताता है पहले रो बाद में कॉलम बताता है, तो ये बता रहा है कि मैक्सिमम कितना कॉलम लेके जाना है, 3। तो 3 ही एलिमेंट लिखेंगे तभी ना, उससे ज़्यादा फिर लिखेंगे तो एक और कॉलम बढ़ जाएगा, लेकिन इसका रेंज बता रहे हैं कि नहीं 3 ही कॉलम तक आप रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे A13 बन गया। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये दूसरा रो में अगर चलेंगे तो A21 A22 A23, बाकी आप लोग कर ही लेंगे, A31 A32 A33 ऐसी। कितना भी देखिए मैट्रिक्स जो है ना कितनों बाई कितनों का ऑर्डर का हो सकता है, मैट्रिक्स कितना बाई कितना का भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। और अभी हम लोग एक नया, यहाँ तक तो हम आपको पढ़ा दिए थे, बता दिए थे, और अभी हम लोग बात करते हैं नया टॉपिक पे जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में बनाई थी, बट यार अपलोड करते समय वो कट गया वीडियो, ठीक है। नया टॉपिक ये है कि आप लोग जानिए कि रो को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और कॉलम को जे से, ठीक है। रो को आई से डिनोट करते हैं और कॉलम को जे से डिनोट करते हैं। जैसे कि कोई भी एलिमेंट का नेमिंग हम लिखते हैं ना, कि मान लीजिए कि कोई एलिमेंट जो है A11 है और फिर A12 है, ठीक है। तो यहाँ पे E1 जो है रो को बतलाता है, E1 जो है कॉलम को बतलाता है। E1 जो बतलाता है रो को, 2 को बतलाता है कॉलम को 2 बतलाता है, ठीक है। ये 2 जो है वो कॉलम को बतलाता है, कॉलम की संख्या। और ये 1 का मतलब पहला हुआ एलिमेंट में अगर देखेंगे तो 1 का मतलब पहला, इस 1 का मतलब ये पहला, यानी पहला रो पहला कॉलम का ये एलिमेंट है। और यहाँ 1 का मतलब पहला फर्स्ट और 2 का मतलब दूसरा यानी सेकेंड, यानी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। तो अभी हम समझाना चाह रहे थे कि कोई भी एलिमेंट का अगर ये सब नहीं दिया होता है तो हम लोग रो और कॉलम को डिनोट करते हैं, कोई भी एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं AIJ। अगर मेरे को पता नहीं है, अगर हमको पता नहीं है कि ये एलिमेंट जो है किस रो का किस कॉलम में है, तो हम लोग रो को आई से डिनोट करते हैं और जे को कॉलम से डिनोट करते हैं, ठीक है। समझ में आ ही गया होगा, ठीक। अब देखिए कि एनसीईआरटी क्वेश्चन कैसे बनाती है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार बनाया जाएगा कि कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट 2x2 ऑर्डर, कंस्ट्रक्ट 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिसेस बनाना, ठीक है।
मतलब कि 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है। तो ठीक है, 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है। तो ठीक है, हमको अगर डिजिट या नंबर नहीं पता है कि उसमें कौन सा होगा, इसके मदद इसमें जो है एक कंडीशन दिया जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया जाता है कि जैसे कि कॉन्स्ट्रेक्ट बनाना है इसके अकॉर्डिंग i प्लस जे, इस प्रकार से कंडीशन दिया जाएगा। अभी समझ में आएगा, 1 मिनट वेट कीजिए, आपको समझ में 100% आएगा। जैसे कॉन्स्ट्रेक्ट 2x2 ऑर्डर का कोई मैट्रिसेज बनाना है, तो हम बता चुके हैं कि अगर 2x2 का कोई मैट्रिसेज बनाना है, मान लीजिए इसमें एलिमेंट सजा नहीं है, बट एलिमेंट का नेमिंग तो जानते हैं ना कि किस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट होता है। ये नेमिंग करने तो आ गया ना कि हाँ, ये इसका जो सबसे पहला एलिमेंट होता है ये A11 होता है। दूसरा जो होगा अगर 2x2 का है तो A12, और बाकी यहाँ पे A21 और A22 होगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है A11, A12, A21, A22। और अभी हम बताए हैं कि i जो है ना नंबर ऑफ रो को दिखलाता है। अगर इस एलिमेंट का वैल्यू निकालना, मान लीजिए हमको A11 का वैल्यू निकालना है, एक कंडीशन आपके बुक में दिया रहेगा कि बाई दिस कंडीशन, मतलब कॉन्स्ट्रेक्ट 2x2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2x2 का मैट्रिक्स निकालिए। कंडीशन दिया रहेगा एक कंडीशन बाई, इस प्रकार से लिखा रहेगा कि इस कंडीशन के मदद से आप हमको 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बताइए। ठीक है, तो A11 एलिमेंट हम अभी बताएं कि इसका जो पहला वाला वो डिजिट जो दिख रहा है वो नंबर ऑफ रो को दिखाता है, और ये दूसरा वाला जो डिजिट दिख रहा है नंबर ऑफ कॉलम को दिखाता है। ठीक है, तो अभी हम बताते हैं कि कंडीशन है i प्लस जे, मतलब इस एलिमेंट के अनुसार इसमें i का जो मान है 1 है और j का मान भी 1 है। अगर कोई एलिमेंट a वाला लिखना होता 1 2, तो ये नंबर ऑफ रो को दिखलाता है, ये नंबर ऑफ कॉलम को दिखलाता है। तो यहाँ जो होगा i का मान 1 हो जाता और j का मान 2 हो जाता। अब देखिए कि हम A11 का वैल्यू कैसे लिखते, तो कंडीशन ये दिया हुआ ना, ये आपके बुक में कंडीशन दिया रहेगा कि इस कंडीशन पे आप बनाइए 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, तो हमको लिख देना i का मान तो मुझे पता है, कंडीशन ये है i प्लस जे। आपको Aij एलिमेंट निकालना है i प्लस जे कंडीशन पे। आपको i का मान पता है, j का मान पता है, तो आप रख देंगे i बराबर कितना 1 और j बराबर कितना 1। ठीक है, तो ये A11 एलिमेंट का निकल गया, यही इसका आंसर होता है कि A11 एलिमेंट इज इक्वल टू कितना 2। समझ में आया? अभी फिर से बतलाते हैं। जैसे कि अभी A12 एलिमेंट को निकालना है दिस कंडीशन से, मतलब इस कंडीशन से आपको A12 एलिमेंट निकालना है। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि i का मान क्या है, i बोलते हैं नंबर ऑफ रो को यार, तो नंबर ऑफ रो को i बोलते हैं, तो i का मान 1 पता चल रहा है और j का मान 2 पता चल रहा है। ठीक है, तो अभी कंडीशन दिया हुआ है कि i प्लस जे निकालना है हमको, तो इसमें i बराबर कितना लेना है 1 और j बराबर 2, तो a जो निकल गया आपका आंसर आ गया 3। a मतलब A12 का मान जो है 3 निकल गया। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा आपको। अब जैसे कि हम लोग निकालेंगे A21, कंडीशन क्या है i प्लस जे दिया हुआ, ये आपकी कंडीशन रहेगा आपके बुक में। ठीक है, एनसीईआरटी में। और जैसे कि निकालना है आपको कि A21, तो इसमें i का मान देखना है और j का मान देखना है, और उसके इसकी मदद से देखना है। जैसे कि हमने एलिमेंट सजाया कि 2x2 का एलिमेंट इतना ही हो सकता है, A11, A12, A21, A22 ही हो सकता है। ठीक है, तो A21 में i का मान कितना है दोस्त 2 है, प्लस 1 का मान j का मान कितना है 1 है, तो इसका भी आंसर ये हो गया। ठीक है, अब जैसे कि A22 एलिमेंट हम लोग निकालेंगे, इसमें i का मान कितना देख रहा, अरे पहला वाला रो दूसरा वाला कॉलम, रो को i से डिनोट, कॉलम को j से डिनोट, तो दो जो पहला वाला 2 मान जो है y का मान है और दूसरा वाला j भी दूसरा वाला 2 जो है j का मान है। ठीक है, तो 2 + 2 = 4, यानी हमने इस मैट्रिसेज को तैयार कर लिया एलिमेंट के, मतलब इस मैट्रिसेज का जितना भी एलिमेंट था सबको हमने निकाल लिया। जैसे कि A11 अगर हम निकाले तो आंसर आ रहा था 2, और A12 हमने निकाला था तो आंसर आ रहा था 3। तो इसी प्रकार ये मैट्रिक्स बन जाता है, 2x2 का कॉन्स्ट्रक्ट हो जाता है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाता है कि A11 का मान कितना आया है 2, A12 का मान कितना आया 3, A21 का मान क्या आया है 3, और A22 का मान कितना आया दोस्त 4। आपके प्रकार इसी प्रकार एक कंडीशन दिया होगा। ठीक है, अभी हम एक एनसीईआरटी का अच्छा वाला क्वेश्चन लेते हैं और अभी आपको हम बतलाते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं। जो मतलब मुझे लगेगा कि हाँ इसमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आपकी।
अब जैसे कि हम लोग अभी जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसी पे क्वेश्चन है, एक अच्छा वाला क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन को हम करते हैं और एक आप खुद से कीजिएगा होमवर्क में। क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट एक 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय दिस कंडीशन। मतलब इस एलिमेंट, वो एलिमेंट जो हम मैट्रिक्स का जो एलिमेंट निकालेंगे उसका कंडीशन होगा aij इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस j। इसको हम लोग मॉड पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक हम लोग करते हैं, हम खुद से करते हैं, एक आपके लिए होमवर्क में है। देखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर मॉड बोल रहे हैं तो मॉड के बारे में जिनको नई जानकारी है उसको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि मॉड क्या होता है। तो जैसे जिस प्रकार आप लोग घर के आसपास में या फिर कहीं भी देखे होंगे आटा चक्की के मशीन तो देखे ही होंगे ऑब्वियसली। तो आटा चक्की का मशीन जो काम है ना, जस्ट लाइक सेम दैट मॉड का काम भी वही होता है कि आटा चक्की के मशीन में क्या होता है कि चाहे तो उसमें हम गेहूँ डालें चाहे तो आटा डालें, निकलना उसको बाहर आटा ही है। आटा चक्की की मशीन में ये होता है ना, आ तो उसमें गेहूं डालिए आ तो आटा डालिए, निकलता बाहर आटा है। ठीक उसी प्रकार मॉड एक ऐसा मशीन है जिसमें हम आ तो पॉजिटिव वैल्यू डालें आ तो निगेटिव वैल्यू डालें, बाहर उसका आंसर पॉजिटिव वैल्यू में आता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसमें +2 डालें मॉड के अंदर तो जब मॉड को हटाएंगे तो इसका आंसर 2 ही होगा। लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि यदि इसमें -2 भी डालें ना, अगर माइनस वाला भी कोई वैल्यू डाले तब भी इसका बाहर में आके पॉजिटिव वैल्यू होगा। बस इतना ही काम है कि मॉड एक ऐसा मशीन है जिसमें मतलब अगर हम कोई पॉजिटिव वैल्यू डाले या फिर कोई नेगेटिव वैल्यू डाले बट वो बाहर आके हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। ठीक, इतना ही मॉड का काम था। और अभी हम बताए थे कि रो को किससे डिनोट करते हैं भाई साहब, रो को आई से, और कॉलम को किससे डिनोट करते हैं, जे से। ठीक है, तो अभी हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको इस मैट्रिक्स का एलिमेंट निकालना। तो सबसे पहला काम तो ये है कि 3x4 मतलब 3x4 क्या है, ऑर्डर है जिसमें नंबर ऑफ रो 3 दिया हुआ है और नंबर ऑफ कॉलम 4 दिया हुआ है। तो इसकी मदद से आपको पहले तो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट का नेमिंग पता कर लेना, फिर हम बताएंगे कि A11 क्या होगा, A12 क्या होगा। तो यदि 3x4 का ऑर्डर है इसका मतलब आपसे क्या कह रहा है कि 3 गो रो लीजिए 4 गो कॉलम। हम बताते हैं कितना भी ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स आप बनाएंगे तो उसका सबसे पहला एलिमेंट जो होगा A11 होगा, और इधर अगर हॉरिजॉन्टली बढ़ेंगे एलिमेंट को लेके तो इसका जो कॉलम की संख्या होगी वो बढ़ते जाएगी। तो A11, A12, A13 कॉलम कितना लेना है, मैक्सिमम 4 लेना है, तो A14 तक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा रो में जाएंगे। तो दूसरा रो में जैसे जाएंगे इसका नेमिंग हो जाएगा A21, A22, A23, A24। इस प्रकार आपको समझ में आ रहा है ना 100% भाई। ये हो जाएगा क्या, A31, A32, A33 और A34। मतलब 3 ही रो तक लेना है क्योंकि ऑर्डर में जो पहला वाला टर्म होता है वो रो होता है, दूसरा वाला टर्म कॉलम होता है। तो रो की संख्या 3 बोल रही है, कॉलम की संख्या 4 बोल रही है। ठीक है, अब हम इस कंडीशन पे पुट करते हैं। जैसे कि अगर हमको इस कंडीशन के मदद से A11 एलिमेंट निकालना भाई साहब, तो A11 में i का मान कितना, अरे यार पहले वाला जो डिजिट है ना वही i का मान होता है और दूसरा वाला डिजिट जो है ना वो कॉलम का मान होता है। तो A11 में i का मान कितना, सबसे पहले 1/2 रख दीजिए -3 इंटू, अब यहाँ पे काम है कि i का जो मान होता है वो i की जगह पर हम लोग रख देंगे। तो i का मान कितना 1 और प्लस j का मान भी कितना, तो 1। ठीक है, बाहर में मॉड लगा दीजिए। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 1/2 मॉड -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3 होगा, -3 + 1 जो हो जाता है 1/2, -3 + 1 कितना, -2। और -2 कौन सा मशीन में डाला हुआ है, मॉड में। मॉड का काम है कि माइनस को प्लस कर देता है। तो 1/2 × 2 वैल्यू A11 का कितना आया दोस्त, A11 का जो वैल्यू आ गया 1 आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा मिटाते हैं, मतलब जगह की कमी पड़ रही है। अब हम लोग अगर A12 एलिमेंट देखेंगे तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग अब क्या, हाँ A12 एलिमेंट अगर निकालेंगे तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि ij इक्वल टू, देख लेते हैं वीडियो बन रहा है कि नहीं। हाँ वीडियो तो बन रही है। A12 को अगर देखेंगे तो इसमें i का मान 1, j का मान 2। कंडीशन आपके पास वही है कि 1/2 मॉड ऑफ -3, i की जगह पर आप क्या रखिएगा 1 और प्लस में j की जगह पर क्या रखना है
2, समझ में आया। तो a12 इज इक्वल टू 1/2, -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3 ही होगा, और -3 + 2 मिलके -1 हो जाता है। तो मॉड में है, मॉड के बाहर -1 अगर निकलेगा तो +1 बन जाएगा, और इस प्रकार 1/2 × 1, और इसका आंसर जो होगा कितना हो जाएगा। किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ में अगर 1 से गुना करेंगे ना तो बस वही चीज़ रह जाता है। 1 से गुना करने पे किसी भी चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वही चीज़ रह जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर कितना हो गया 1/2 a12। एक और हम निकाल देते हैं, बाकी सब एलिमेंट आपको खुद से निकालना है घर पे, ठीक है। a13 निकाल देते हैं, चाहे तो कोई ऐसा एलिमेंट निकाल देते हैं हम, मान लीजिए कि a22 निकाल देते हैं, ठीक है। आपको सब एलिमेंट को तरीका से निकालना है और उसके सजा देना है कि मैट्रिसेज में जो भी, मतलब कि यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा था और उसी एलिमेंट को उस पोजीशन पे रख देना, वही उसका आंसर हो जाता है, ठीक है दोस्त। आपको घर पे ट्राई करना है सब। हम a22 एक और निकाल देते हैं। a22 में अगर हम पूछे कि i का मान कितना है तो बताएंगे कि 2 है, और j का मान कितना है तो 2 है, और कंडीशन आपके पास ये वाला दिया हुआ 1/2 मॉड -3i + j, तो आपको 1/2 रख देना है, मॉड -3 × i की जगह पर i का मान 2 रख देंगे, 2 रख देंगे, और प्लस में j का मान रख देंगे क्या। अरे यार मैथ में डॉट का मतलब ना गुना होता है, ठीक है, मतलब गुना भी होता है, ऐसे दशमलव भी होता है, पॉइंट भी होता है, लेकिन गुना भी होता है, ठीक है। अब 1/2, 2 को -3 से गुना करेंगे तो कितना हो गया -6 + 2। अब -6 + 2 कितना होता है, -6 + 2 कितना होता है -4 होता है। तो 1/2 -4 होता है, -4 मॉड से अगर बाहर निकलेगा तो +4 में हो जाएगा, तो 1/2 × 4 कट कुट के आंसर आएगा 2। तो a22 एलिमेंट का आंसर कितना आया 2। इसी प्रकार आपके पास कितना एलिमेंट था 3 × 4 है, तो टोटल एलिमेंट 3 × 4 है ना, तो आप ऑर्डर के मदद से डायरेक्ट एलिमेंट सोच सकते हैं दोनों को गुना करके, ठीक है। 3 चौके 12 एलिमेंट होगा, जिसमें हमने 3 बताया, बाकी आपके 9 एलिमेंट आप खुद से निकालिए, ठीक है। कंसेप्ट यही है। हाय गर्मी, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुत प्रकार के मैट्रिक्स जो होते हैं, जैसे कि एक होता है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ये सब प्रकार का होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हम लोग सभी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आती है रो मैट्रिक्स। अगर आप एनसीईआरटी खोल के पढ़ेंगे तो उसमें आती है क्या, रो मैट्रिक्स। आपको रो और कॉलम तो पहचान में आ गया होगा ना। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, मतलब वैसा मैट्रिक्स बनाएंगे, वैसा मैट्रिक्स जिसमें वन एंड ओनली वन रो होना चाहिए। कॉलम कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट सिर्फ और सिर्फ कितना रो की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। मतलब इट हैज, देखिए हम लोग ज़्यादा डिफिनेशन पे नहीं जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। और डिफिनेशन पे ज़्यादा इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि मेरी वीडियो की टाइमिंग जो होगी बहुत कम से कम होगी, मतलब मैक्सिमम 30-35 मिनट हो सकती है। इट हैज ओनली वन रो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होगा उसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक है ना। अरे यार एग्जाम्पल के लिए ले लो तुम कुछ ऐसा मैट्रिक्स बना दो जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रो, 2 3 4, इसमें एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं। इस ए भी एक प्रकार, अरे यार ए अगर ऐसा रहे ना तो ये भी एक प्रकार का मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका क्या हो गया ऑर्डर 1 × 1, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं और एक वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं डिजिट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रकार का मैट्रिक्स है, ठीक है ना। और अभी हम बता रहे थे क्या, रो मैट्रिक्स, तो जिसमें एक ही रो खींचना संभव उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। कॉलम कितना भी खींच दे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो मतलब वैसा मैट्रिक्स, इट हैज ओनली वन कॉलम, ठीक है। मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए, ठीक है।
समझ में आया। अब बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा। तो एक ही पहले रो होता है तो रो की संख्या सिर्फ 1 है और कॉलम की संख्या अगर देखेंगे वर्टिकल लाइन खींचना संभव तो कितना हो जाता है 3। तो 1 क्रॉस कितना हो गया 3। और इसमें देखेंगे पहले रो होता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना संभव हो गया 3 गो, तो इसका रो की संख्या 3 हो गई और वर्टिकल लाइन एक ही खींच पाएंगे तो 3 क्रॉस 1। मतलब ए वाला ऑर्डर और ये वाला ऑर्डर दोनों अलग अलग है भाई। हम एक बार बताए थे कि यदि एलिमेंट की संख्या 12 हो तो कितने प्रकार से ऑर्डर लिख सकते हैं, उसमें बताए थे 1 × 12 और 12 × 1 दोनों अलग अलग प्रकार के ऑर्डर है। देखिए अभी पता चल रहा है ना कि 1 × 3 जो है एक अलग ऑर्डर है और 3 × 1 जो है एक अलग प्रकार का ऑर्डर है। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना है हम लोगों को, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहले भी एक प्रकार का और कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वो हम पहले बता देते हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे चर्चा करेंगे आगे वाले जितने भी होते हैं। उसमें जो है एक है ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी इससे पहले ही पढ़ना था। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, ये इसके बारे में चर्चा करनी होती है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो उसका जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मतलब पहला जो कॉन्सेप्ट है मतलब पहली जो डिफिनेशन है इसकी कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे, पहला कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स इस प्रकार है, अब हम बोले कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, तो सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 2 × 2 का ये मैट्रिक्स तो ये मैट्रिक्स भी 2 × 2 का होना चाहिए। पहला कंडीशन समझ में आ गया कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा बात ये है कि जो भी एलिमेंट होगा ना मैट्रिक्स का उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए। ईच एंड एवरी एलिमेंट इज इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कहने का मतलब हुआ कि A11 के पोजीशन वाला जो एलिमेंट A11 यहाँ पे होता है, A12 यहाँ पे होता है, ठीक है ना, तो इस पोजीशन पे एलिमेंट जो होगा ना वही एलिमेंट इस पोजीशन पे होना चाहिए, उसी को कॉरेस्पॉन्डिंग बोलते हैं। जैसे देख लो भाई 2 3 5 4 2 3 5 4, तो इस कंडीशन में जब रहेगा कोई मैट्रिक्स तभी वो मैट्रिक्स इक्वल कहलाएगा, मतलब इसी को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है ना, इसके पोजीशन पे वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए। 3 की जगह पर 3 होना चाहिए, 5 की जगह पर 5 होना चाहिए, 4 की जगह पर 4। समझ में आया ना कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और उस मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होगा। बस इतना ही कंडीशन था और कुछ तो ज़्यादा था नहीं। और देखिए क्वेश्चन कैसे बनती है एनसीईआरटी में कि आपको बुक पहले ही बता देगी, माने कि 2 4 1 6 है और फिर 2 4 5 6 है। अब आपके बुक क्वेश्चन ऐसे सजाएगा कि पहले बोल देगा कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू बताइए व्हाट। ठीक है, तो अभी हम बताएं कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा। बुक आपसे पहले क्वेश्चन इसीलिए बना रही है कि पहले बुक आपको बोल देगी कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x बताइए। हम अभी बताएं कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा जब ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए और ये इसके बराबर ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर, तो दिस इज द आंसर। मतलब x इज इक्वल टू 5। इस प्रकार से अभी हम एक होमवर्क के लिए देते हैं, आप खुद से बनाएं। कि यदि कोई दो मैट्रिक्स इस प्रकार से है सेम ऑर्डर का है, 2 × 2 का ही अभी लेते हैं, 3 × 3 का भी आप कर सकते हैं लेकिन हम लोग 2 × 2 का ही लेते हैं कि आपके पास अगर x + 5 3 4 और y + 2 है और फिर यहाँ पे 6 3 4 और क्या दे दें 5 ले लीजिए। ठीक है, अब आपसे बुक बोल रही है कि 2 मैट्रिक्स जो है ये दोनों मैट्रिक्स जो है आपस में क्या है इक्वल है, तो इक्वल होने का कंडीशन तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, फाइंड द, आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि दोनों मैट्रिक्स जो है इक्वल, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो x और y का मान बताएं। ठीक है, अब हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे आते हैं। आपका होमवर्क में कीजिएगा जरूर और आंसर कमेंट में बताइए।
अभी हम लोग बता रहे रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की चर्चा किए थे। अभी हम लोग बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो वैसा मैट्रिक्स, उसमें बताया था कि नंबर ऑफ रो वन एंड ओनली वन होता है रो मैट्रिक्स में। कॉलम मैट्रिक्स में बताया कि नंबर ऑफ कॉलम वन एंड ओनली वन होना चाहिए। और इसमें है ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या सेम होनी चाहिए। मतलब वैसा मैट्रिक्स, कोई भी वैसा मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या सेम होनी चाहिए, उसी को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। चाहे कितना बाई कितना का भी हो, अगर 3x3 का भी हो या फिर कुछ भी 4x4 का भी हो, तो ये सब भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये सब क्या है, एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है। कंडीशन क्या बताएं, कि वैसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होना चाहिए। बस इतना समझिए, ज़्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होता है, उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक। और इसके बाद जो है हम लोग बढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स में डायगोनल होता कौन सा है वो सीखते हैं। कोई भी एलिमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पोर्शन से, तो इससे डायगोनल खींचना यही तो संभव है। अरे कोई भी रेक्टेंगल, एक क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में होता है, तो रेक्टेंगल में हम लोग 2 डायगोनल खींचना संभव है, एक ऐसे और एक ऐसे। लेकिन मैट्रिक्स में हम लोग सबसे पहले एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, एक मैट्रिक्स एक यहाँ से खींचे, तो इसका नाम जो होता है ना प्राइमरी डायगोनल होता है, और इसका नाम दे देते हैं सेकेंडरी डायगोनल, क्योंकि 2 ही डायगोनल है। तो अभी याद कर लीजिए, प्राइमरी डायगोनल इसको, सेकेंडरी डायगोनल इसको। और अभी बता रहे कि डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं किसको है। डायगोनल तो समझ में आ गया। तो कंडीशन ये है कि कोई, सबसे पहले तो जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है, कि और सिर्फ और मतलब उसमें जो होना चाहिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स की जो कंडीशन है ना, वो ये है कि इसका जो प्राइमरी डायगोनल वाला एलिमेंट होता है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। डायगोनल मैट्रिक्स में कंडीशन ये है कि इसका जो प्राइमरी डायगोनल वाला एलिमेंट होता है, मतलब ए डायगोनल वाला जो एलिमेंट होता है, फर्स्ट डायगोनल वाला, उसका एलिमेंट तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन नन डायगोनल किसको बोलेंगे, जो डायगोनल में नहीं आएगा। तो नन डायगोनल का जो एलिमेंट होगा वो टोटल 0 होना चाहिए। मतलब कंडीशन समझ में आया। डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और इसका डायगोनल वाला एलिमेंट 2 3 4 होना चाहिए, और बाकी का एलिमेंट जो होना चाहिए नन डायगोनल वाला एलिमेंट वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और इसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और इसको दूसरा तरीका से हम लोग दिखाने के लिए क्या लिखते हैं, इसको हम लोग इस फॉर्म में, जैसे ये डायगोनल मैट्रिक्स एक प्रकार का हुआ, लेकिन इस पूरा को हम लोग ऐसे भी निकालते हैं, DIG डायगोनल लिख देते हैं और 2 3 4 लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये पूरा ही हुआ। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का दूसरा तरीका, एक तो ये है कि एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स लिखने का एक तरीका ये भी है कि 2 3 4 होना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं कौन सा मैट्रिक्स पे। इसके बाद जो होता है स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद क्या होता है दोस्त, स्केलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स का क्या कंडीशन है, स्केलर मैट्रिक्स भी पहला कंडीशन ये है कि वैसा मैट्रिक्स जो कि जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स का भी कंडीशन यही है कि सबसे पहले ये तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो जो होना चाहिए उसका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और स्केलर मैट्रिक्स का कंडीशन ये है ना कि जो डायगोनल वाला एलिमेंट होगा ना, तो जो भी ले, चाहे 2 ले, चाहे 3 ले, चाहे 4 ले, ठीक है, मतलब हर डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। अगर 2 ले रहे हैं तो 2 2 2 ही होना चाहिए। अगर पहला एलिमेंट 3 है तो 3 3 3 ही होना चाहिए डायगोनल वाला एलिमेंट। मतलब हम समझाना ये चाह रहे हैं कि डायगोनल का एलिमेंट 2 लिए पहला, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 0 0। इसको बोलते हैं स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसमें डायगोनली वाली एलिमेंट
डायगोनल वाला प्रत्येक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं दोस्त, जिसका प्रत्येक एलिमेंट जो होना चाहिए डायगोनल वाला वो सेम होना चाहिए। अगर 2 2 है तो 2 ही, 3 3 रहता तो 3 ही, 4 4 रहता तो सब 4 रहता। इसी को हम लोग बोल देते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और अभी जो बताने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जो है एक प्रकार का क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, कंडीशन को समझिए, डिफिनेशन तो आते जाते रहेगा भाई साहब। तो मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है क्या है, वो भी एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। तो अगर हम 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे ना, तो इसका जो होता है डायगोनल वाला एलिमेंट 1 एंड ओनली 1 होना चाहिए। मतलब जो प्राइमरी डायगोनल का एलिमेंट होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 0 होना चाहिए, 1 0 0 1। इसी को जो डायगोनल बोलते हैं। तो इसका एलिमेंट सिर्फ 1 1 होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि अगर 3 क्रॉस 3 का हम बनाएंगे ना, हम बोलेंगे कि 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाए, तो आपको कुछ नहीं करना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब एक डायगोनल वाले एलिमेंट को 1 1 कर देना, बाकी सबको 0। आसान है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हम बोले कि 4 क्रॉस 4 का बनाइए, तो 4 क्रॉस 4 का बनाए तो आपको क्या करना है, 1 0 0 0 ऐसे कर देना है, और बाकी डायगोनल में 1 रखना है, बाकी सबको 0 कर देना है। देखिए, कहने के लिए कोई भी मैट्रिक्स का डायरेक्टली आप वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम अभी बता देते हैं कि कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू जो होता है ना 1 होता है। मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स का आंसर हम लोग देखेंगे चैप्टर में तो ऐसे रहता है 2 3 4 5 इसका ऐसा आंसर। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम बता रहे हैं कि उसका आंसर 1 होता है, उसका वैल्यू 1 होता है, वो हम प्रूफ करेंगे। ओ माय गॉड, लाइट कट गई, थैंक यू। ठीक है, लाइट कट गई दोस्त, सॉरी। तो फिर से अब आ गए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अभी हम समझा रहे थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में क्या समझाए हैं कि वैसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और उसका डायगोनल वाला एलिमेंट सब प्रत्येक एलिमेंट 1 होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो आपके होमवर्क में है कि 4 क्रॉस 4 का आप बनाइए। ठीक है, और सबसे लास्ट वाला जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का, उसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं और नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको देते हैं हम मिटा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक सबसे लास्ट वाला है जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। आप फिर इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, नीचे में लिख देते, उधर जगह की थोड़ी शायद वीडियो में नहीं दिख रही होगी। जीरो मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। सबसे आसान ही है, वैसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट 0 हो, वैसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट जो होना चाहिए 0 होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग दोस्त, नल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, और आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे आगे का जो टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज पे। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज पे टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं और कैसे गुना करते हैं। तो अगली वीडियो में यही चर्चा होती है। ठीक है, और अभी आप लोगों के लिए मैं एक शायरी सुनाता हूँ। ठीक है, जो लोग कहते हैं तू रहने दे तुझसे नहीं हो पाएगा, जो लोग कहते हैं तू रहने दे तुझसे नहीं हो पाएगा, उनसे सिर्फ यही कहना कि मैं तो कर दूंगा दोस्त, तू सह नहीं पाएगा। थैंक यू वेरी मच।